हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज आप लोगों के लिए गेम चेंजर वीडियो लेके आया हूँ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर आप अपना लीगल साइड में करियर बनाना चाहते हैं, वेदर यू आर सीए, सीएस, सीएम में, सीएस वाले तो कोर लीगल में है ही, सीएस सीएम में वाले भी हमने देखा है आगे जाकर एलएलबी कर लेते हैं या आगे जाकर कॉर्पोरेट लॉ की लाइन के अंदर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पढ़ाया जाता है। तो या आप नॉर्मल एलएलबी स्टूडेंट है, तो आप लीगल लाइन में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर है। बहुत सारे बच्चे, मैंने बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि बेटा अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल्स को इंप्रूव करो, इंटरप्रिटेशन स्किल्स को इंप्रूव करो। तो बच्चे कमेंट मारते हैं, सर हर टीचर ये बोलता है इंटरप्रिटेशन स्किल्स को इंप्रूव करो, लेकिन कैसे कैसे। तो आज मैं तुम्हारे को ना कुछ 4-5 टिप्स दूंगा कि वो कैसे इंप्रूव होती है। ये कोई रामबाण तीर नहीं है। ऑल्दो ये वीडियो मैं तुम्हें बताऊं तो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बन जाए, 12-15 मिनट की बन जाए, लेकिन कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा तो वो एक चीज सेट होगी कि हाँ भाई ऐसे चीजों को पढ़ा जाता है। कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। तो बच्चा बोलता है कैसे, तो मैं उसके बारे में बात करने आ रहा हूं। तो पहली बात तो बेटा एक चीज याद रखना, ये कोई वो नहीं है कि जैसे तुमने देखा होगा जिम में भी ना दो तरीके के बॉडी बिल्डर होते हैं। एक वो जो मेहनत करते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल लगाते हैं, हैवी डाइट लेते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी एक सही लेवल पे आती है। एक वो जो स्टीरॉइड्स लेते हैं और लेकर बनाते हैं और उनकी बॉडी 6 मंथ्स के अंदर ही आप देखते हो ऐसे खड़े हो जाते हैं वो लोग और बिल्कुल तगड़े। तो यहां जो सिस्टम है ना कि एक जो चीज है ना, ये कोई शॉर्टकट में नहीं चलेगी। ये इंटरप्रिटेशन स्किल्स ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। हम भी डेवलप कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, और जो कर चुके वो भी। किसी की कोई अभी तक फुल डेवलप नहीं होती। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी 100% से इंटरप्रिटेशन स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है और वो होती चली जाती है। हम भी एक बार जब लॉ पढ़ते हैं ना, तुम लोगों ने भी एनालाइज करा होगा जो बच्चे हैं, जब आप फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे होते हो तो चीज का मतलब अलग निकलता है। जब आप दोबारा रिवीजन कर रहे होते हो उसी चीज का मतलब कुछ और निकल आता है। जब तीसरी बार करते हो उस पॉइंट में कुछ और निकल आता है। तो ये चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। लेकिन स्टिल इंप्रूव करने के लिए तो पहली बात तो आपको अगर मैं बताऊं, तो पहली बात आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है तो आपको फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। अगर लॉ मेकर वर्ड कोई लिख रहा है ना, तो उसका कोई रीजन होगा वहां पे, और कॉमा भी लग रहा है ना, उस पर भी ध्यान देना। कॉमा से भी मतलब बदलता है। जैसे मैंने हर बार एक एग्जांपल दिया है, जैसे एग्जांपल लिखो, रोको मत जाने दो, एक लाइन है। तो अगर मैं रोको के बाद कॉमा लगाऊं, रोको मत जाने दो, और यही अगर मैं रोको की जगह रोको मत के बाद कॉमा लगा दूं, यहां की जगह कॉमा यहां लगा दूं, तो रोको मत जाने दो। इसका मतलब देखो, एक कॉमा ने मतलब बदल दिया पूरी लाइन का। रोको के बाद कॉमा लगाया तो रोको मत जाने दो, उसे रोक लो। केस 2 मैंने रोको मत के बाद कॉमा लगाया तो रोको मत जाने दो, उसे जाने दो, उसे कोई रोकने की जरूरत नहीं है। एक कॉमा ने पूरी लाइन का मतलब बदल दिया। तो पहली बात तो लॉ मेकर कहां कॉमा यूज कर रहा है, कहां फुल स्टॉप यूज कर रहा है, इन चीजों का भी लॉजिक होता है। बच्चा सीधा सीधा लाइन पढ़ता चले जाता है, उस पर ध्यान देना है। दूसरा, फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड का जरा मैं मतलब समझाता हूं कैसे। हम लोग ना बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती है, इन पर ध्यान नहीं देते। जैसे एग्जांपल, ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, मे, शेल, एंड, और, सबका अपना अपना मतलब है। मे मींस ऑप्शनल, शेल मींस मैंडेटरी, एंड मींस दो चीजें इकट्ठी फॉलो करनी है। मतलब ये साथ में, एंड को हम बोलते हैं कंजंक्टिव। एंड वर्ड होता है कंजंक्टिव, मतलब दो चीजों को जोड़ के पढ़ना है। और का मतलब होता है डिसजंक्टिव, दो चीजों को तोड़कर पढ़ना है, या तो ये या तो ये। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको ये काम करने के लिए कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 फॉलो करनी है, अगर मैं ऐसे बोलता हूं, तो इसका मतलब यह है कि आपको कंडीशन 1 भी फॉलो करनी है और कंडीशन 2 भी फॉलो करनी है, दोनों फॉलो करनी है। लेकिन अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 लिख दो तो इसका मतलब यह है कि आपको दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है। अच्छा, ये तो जनरल वर्ड है। कई बार ऐसा होता है कि मे को भी शेल पढ़ते हैं, शेल को भी मे पढ़ते हैं। वो कब पढ़ते हैं जरा वो सिखा रहा हूं, और ये चीज मैंने कैसे सीखी है वो भी बताऊंगा, ताकि तुम्हें समझ आए। मैंने इसके लिए एक एग्जांपल खोला। देखो, तुम लोगों ने एक चीज सीखी है, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। आपको सिखाया गया होगा, टीचर्स ने सिखाया। अब जरा एक चीज देखो, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 स्टेट दैट, बड़े ध्यान से सुनना, अ कंपनी मे बी फॉर्म, वर्ड मे है नॉट शेल,
for any lawful purpose by 7 or more persons where the company to be formed is to public company, 2 or more person where the company to be formed is to private company. प्राइवेट बनानी है 2 या 2 से ज्यादा बंदे चाहिए, पब्लिक बनानी है 7 या 7 से ज्यादा बंदे चाहिए। अब एक चीज देखो, यहां पे वर्ड मे है और मे के आगे वर्ड क्या लिखा है, मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अब यहां जो इंटरप्रिटेशन निकलेगी ना वो तुम्हारी जनरल नॉलेज से निकलेगी, जनरल सेंस से निकलेगी। मे के आगे लगाया लॉफुल पर्पस, तो मे की इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ऑप्शनल। तो इधर से तो इंटरप्रिटेशन ये निकल के आई कि हमारे इंडिया में कंपनी आपकी मर्जी है, चाहे तो लॉफुल के लिए बनाओ चाहे तो अनलॉफुल के लिए बनाओ, क्योंकि इसने लिखा है ना मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। आपकी मर्जी है कि आपको लॉफुल के लिए बनानी है या अनलॉफुल के लिए बनानी है। इसको पढ़कर तो ऐसा निकल रहा है, लेकिन क्या इंडिया में आपको अनलॉफुल कंपनी बनाना अलाउड है? क्या आप इंडिया में इलीगल धंधा फॉर्मल वे में कर सकते हो? क्या सरकार आपकी कंपनी को अप्रूव करेगी? नहीं। तो यहां ऑटोमेटिक मे को क्या पढ़ना है, शेल। हेयर मे शेल बी रीड एज शेल, यहां पे मे को क्या पढ़ना है, शेल पढ़ेंगे। एक बात, ये तो एक इंटरप्रिटेशन निकली। बहुत सारे टीचर सिखाते हैं कि प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 बंदे चाहिए, पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 बंदे चाहिए मिनिमम। मेरा क्वेश्चन है, खाली बनाते वक्त चाहिए चलाते वक्त भी चाहिए? मतलब सपोज मैंने बनाई 2 बंदों से प्राइवेट कंपनी और बाद में एक मेंबर घट गया, तो क्या मैंने कोई वायलेशन करी है? क्या वो एक ही रहने दूं? या मैंने पब्लिक बनाई थी 7 बंदों से, वो 2 कम हो गए, तो क्या मैं 5 ही रहने दूं? क्योंकि सर देखो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 स्टेट दैट अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। ये कह रहा है बनानी इतने से है, ये थोड़ी कह रहा है चलानी भी इतने से है। फॉर्म्ड एंड कंटिन्यूड थोड़ी लिखा है यहां पे, यहां ये थोड़ी लिखा मे बी फॉर्म्ड एंड कंटिन्यूड। यहां तो खाली क्या लिखा है, मे बी फॉर्म, बनानी इतने से। इसने कहां लिखा चलानी भी इतने से है। तो इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन देखो, 2 तरीके की इंटरप्रिटेशन होती है, 2 तरीके की इंटरप्रिटेशन होती है। एक होती है लिटरल इंटरप्रिटेशन, एक होती है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। लिटरल लॉजिकल, लिटरल का मतलब होता है जो लिखा है वही पढ़ो, शब्दों को जो लिखा है एज इट इज पढ़ लो, एज इट इज इंटरप्रिटेशन। लॉजिकल का मतलब होता है जो लिखा है वो तो ठीक, शब्दों के परे जाकर लॉ मेकर की इंटेंशन समझने की कोशिश करो कि लॉ मेकर ने आखिर ये लॉ बनाया क्यों, लॉ मेकर ने आखिर ये लाइन को किस तरीके से बनाया होगा। आप अपने आप को ये समझो कि अगर लॉ मेकर की जगह मैं लॉ मेकर होता, उस एक्चुअल लॉ मेकर की जगह, तो मैं इस लाइन को किस सेंस में बनाता। आप उस सेंसेस को समझने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल लेकर अगर तुम्हारे से बात करूं, तो यहां पे अगर लॉ मेकर ने बोला है कि बनानी इतने से है, प्राइवेट 2 से, पब्लिक 7 से, तो लॉ मेकर ने कुछ सोचा होगा कि यार ये कंपनी इतने बंदे तो कम से कम होने चाहिए तभी चलेगी, वरना मजा नहीं आएगा। इसका मतलब बनानी इतने से है, यहां पे खाली फॉर्म लिखा है लेकिन फॉर्म्ड एंड कंटिन्यूड नहीं लिखा। लेकिन ये बात इंप्लाइड है कि लॉ मेकर ने अगर इतने कंडीशन रखी है तो इसका मतलब मेंटेन करनी पड़ेगी, ये कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी कि 2 से बना रहे हो और पब्लिक 7 से बना रहे हो तो कम से कम इतने तो रहने चाहिए। आगे आप ज्यादा करना चाहो कर लो, लेकिन कम इससे नहीं करो, क्योंकि मिनिमम तो उन्होंने बनाने की कंडीशन इतनी रखी है। तो इसका मतलब लॉ मेकर कहीं ना कहीं चाह रहा है कि उसको एक रिक्वायरमेंट लग रही है कि ये कंपनी इतने लोगों के बिना नहीं चल पाएगी, कम से कम इतने तो होने चाहिए। वो अलग बात है कि सेक्शन 3(1) के बाद एक कंपनी लॉ में इसके एक्सेप्शन भी है, जहां पे फिर बाद में क्लैरिफाई भी कर दिया गया था 3A, एक सेक्शन 3A भी है जहां पे बोला भी गया था कि अगर 2 से कम बंदे रहेंगे प्राइवेट में और पब्लिक में 7 से कम बंदे रहेंगे और वो 6 महीने से ज्यादा बिजनेस करेंगे तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। वो चीजों को मैं इग्नोर करके चल रहा हूं अभी मैं सिर्फ सेक्शन 3(1) पे एक फोकस कर रहा था। और मैंने क्या सिखाया कि यहां पे हमने दोनों ही केस में ना लॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकाली है। पहला, यहां पे मे वर्ड लिखा था, शैल ने लिखा था। अगर मैं मे को मे पढ़ता तो मे का मतलब तो ऑप्शनल था, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर मैं निकालता एज इट इज तो इसका मतलब ऑप्शनल निकलता। तो इससे तो एक इंटरप्रिटेशन ये निकल के आती कि हमारे इंडिया में कंपनी अनलॉफुल के लिए भी बन सकती है। लेकिन क्या सरकार अनलॉफुल के लिए अलाउ करेगी? नहीं। तो ऑटोमेटिक इधर मे को शेल पढ़ेंगे कि यहां पे हमारे इंडिया में कंपनी लॉफुल ही बनेगी। दूसरी बात, जो यहां पे फॉर्म्ड एंड कंटिन्यूड नहीं लिखा, खाली फॉर्म लिखा है कि बनानी इतने से है, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन तो ये निकलती है खाली बनाना इतने से, चलानी इतने से नहीं है। लेकिन क्या लॉजिकली लॉ मेकर ने जब ये कंडीशन रखी होगी तो कुछ सोच के रखी होगी कि ये कंपनी चलाने के लिए, बनाने के लिए इतने बंदे चाहिए, यही लोग ही मैनेज कर पाएंगे। तो यस, तो इसका मतलब फॉर्म्ड इतने से, तो कम से कम एक assumption लेके चलते हैं हम लोग कि कंटिन्यू भी इतने से होगी। इकोनॉमिक्स में एक वर्ड पढ़ते थे ना, सेट्रिस पेरिबस, कीपिंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो ये वही एक कंडीशन है कि कई बार हम कुछ प्रिजम्पशंस लेकर चलते हैं कि हाँ कीपिंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, कि लॉ मेकर ने अगर ये कंडीशन रखी है तो कुछ सोच के रखी होगी, प्रिजम्पशन ली। एक तो ये हो गई। ये चीजें जो मैंने सिखाई है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है, ये किसी लॉ में नहीं लिखा कि ऐसे पढ़ना है।
अच्छा ये तो एक बात हो गई। अब मैंने बोला कि एक तो ये चीज देखनी है कि फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। दूसरा आपको क्या देखना है, आप जब लॉ पढ़ रहे हो तो उसका कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट का मतलब क्या है कि वो वर्ड किस सेंस में यूज किया जा रहा है। जैसे तुम्हें एक बात बताता हूं, एक वर्ड होता है ट्यूब। अब ट्यूब के ना कई मतलब होते हैं। अच्छा मेडिकल की दुकान पे जाते हो, केमिस्ट की दुकान पे, तो तुम्हारे को एक लगाने वाली ट्यूब भी मिलती है, तुम मूव लेके आते हो या अदर कोई लगाने वाली ट्यूब लेके आते हो, है ना। फेयर क्रीम कोई ट्यूब लेके आते हो, एक वो ट्यूब होती है। एक वो जो टायर्स में डलती है गाड़ी के, बाइक के, उसे भी ट्यूब बोलते हैं। एक जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी वाली लगती है, लाइट वाली, वो भी ट्यूब है। तो एक चीज के कई मतलब है, तो हमें कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा कि हम किस वर्ड का ट्यूब का मतलब क्या है। इसका एग्जांपल, अगर हम किसी फार्मा कंपनी के लॉ पढ़ रहे हैं और वहां पे ट्यूब की बात हो रही है, तो इसका मतलब वहां पे वो ट्यूब लगाने वाली ट्यूब की बात हो रही है। अगर हम क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लॉ पढ़ रहे हैं, तो वहां पे अगर ट्यूब की बात हो रही है तो टायर वाली ट्यूब की बात हो रही है। तो मतलब हमें कंटेक्स्ट समझना है कि वो लॉ किस चीज में डील करता है, तो वहां पे उस वर्ड का मतलब उसके अकॉर्डिंग निकालना है, उस वर्ड का मतलब उसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो पहली बात, फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। मे का यूज हो रहा है, शेल का यूज हो रहा है। अच्छा मैंने बताया कई बार मे को भी क्या पढ़ते हैं, शेल, कई बार शेल को भी मे पढ़ते हैं। हम शेल को मे कब पढ़ते हैं, हमारे ना इंडिया में तुमको ना एक बुक मिलेगी, तुम्हें मेरे को लगता है परचेज करनी चाहिए। आईसीएसआई जो है हमारा सीएस इंस्टीट्यूट है, इन्होंने तो एक पब्लिकेशंस भी है इनकी तो खुद की। उस बुक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स का मतलब होता है लॉ। लॉ को पढ़ने के तरीके सिखाए गए हैं उस बुक के अंदर, अलग अलग मेथड सिखाए गए हैं, तरीके सिखाए गए हैं। तो मेरे को लगता है कि अच्छा वैसे सीएस के बच्चों को, सीए के बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाया भी जाता है, सीएमए वालों को तो नहीं पढ़ाते, लेकिन सीएस सीए वालों को पढ़ाया जाता है चैप्टर। तो जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है उन बच्चों को, तो इसमें सिखाया जाता है कि इंटरप्रिटेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें। वो बच्चे उसे भी ढंग से नहीं पढ़ते थे एक बेस बनाने के लिए, लेकिन अदरवाइज वो खाली 10-12 पेज का जो तुम्हारे को पढ़ाया जाता है चैप्टर, वो खाली इतना छोटा नहीं है। अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग बुक है इसके ऊपर, 2-2 हजार पेज की, 3-3 हजार पेज की। आईसीएसआई की खुद की एक अलग से पब्लिकेशन आती है 500-600 पेज की, जिसमें इंटरप्रिटेशन स्किल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के लिए स्किल सिखाई गई है कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपको मेरे को लगता है वो भी लेनी चाहिए, ये आपको पढ़नी चाहिए। फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड मैंने बताया, कंटेक्स्ट को ध्यान रखना है इसके ऊपर मैंने बताया। इंटरप्रिटेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बुक मंगा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, मोर एंड मोर रीडिंग। आप जितना ज्यादा लॉ पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। और एक चीज अगर तुम्हें नॉलेज के लिए बताऊं, तो ना हर एक चीज के लिए ना लॉ मेकर क्या करता है, स्पेसिफिक वर्ड यूज करने की कोशिश करता है, स्ट्रिंजेंट वर्ड्स। तो आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रिंजेंट वर्ड्स ही यूज करने हैं। जैसे एग्जांपल, नॉर्मली अगर हम किसी बंदे को बोलते हैं कि उसको जेल होगी, तो हम जेल बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन लॉ में उस वर्ड को इम्प्रिजनमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्प्रिजनमेंट बोला जाता है। तो कुछ लॉ के ना स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो टेक्निकल, ये लॉ मेकर ऐसे वर्ड इसलिए यूज करता है कि इंग्लिश के, जैसे अब तुमने देखा पीछे ट्यूब वर्ड है, अब ट्यूब के कितने सारे मतलब निकल आते हैं। लॉ मेकर ना जान के ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज करता है ताकि उसके सिंगल मतलब ही निकले, एक से ज्यादा मतलब निकले ही ना। मतलब है ये तो इंग्लिश वर्ड है ट्यूब, लेकिन इंप्रिजनमेंट वर्ड लॉ का वर्ड है। तो लॉ मेकर जान के ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज करता है ताकि उसके मोर देन वन मीनिंग ना निकले, ताकि इंटरप्रिटेशन फाइन हो जाए बंदे की, उसको कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन स्टिल लॉ एक चीज ही ऐसी है कि हर बंदे की सोच अपनी है, तो उसको पढ़ने का नजरिया अपना है, तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है स्किल्स की, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। तुम्हें मैंने कुछ एग्जांपल देके समझाया कि चीज एकदम से नहीं आई, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है। तो आगे से जब भी लॉ पढ़ो, और एक चीज और याद रखो, लॉ जो होता है ना, उसको जब भी पढ़ो ना कंप्लीट फॉर्म में पढ़ो, इनकम्प्लीट फॉर्म में मत पढ़ो। मतलब क्या, आप लोगों को क्या करा जाता है, जैसे आपको पता है कि लॉ बनाती है, सेक्शंस बनाती है पार्लियामेंट, एक्ट बनाती है पार्लियामेंट, उससे रिलेटेड रूल्स कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जैसे कंपनी लॉ के अंदर एक्ट बनाया पार्लियामेंट में, उससे रिलेटेड रूल्स किसने बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो आप जब ये रूल्स पढ़ोगे और सेक्शन पढ़ोगे, तो जब आप कंबाइन इफेक्ट निकालते हो सेक्शन प्लस रूल्स का, तब कंप्लीट लॉ बनता है। तो आपको ना कंप्लीट लॉ पढ़ना चाहिए हमेशा, आधे अधूरे लॉ नहीं पढ़ने चाहिए। कुछ लोग आधे खाली रूल पढ़ के बैठे होते हैं, कुछ लोग आधे सेक्शन पढ़ के बैठे होते हैं, उससे मजा नहीं आएगा। आपको चीजें लाइन बाय लाइन हर चीज पे फोकस करना है। अच्छा एक चीज और, ये तुमने देखा होगा जगह जगह ना लॉ में लिखा होता है, अब कुछ लोग ना इसको भी इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, जैसे जगह जगह लॉ में लिखा होता है कि अगर इस बंदे ने गुनाह करा ये वाला, देन ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ, ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ, मान लो ₹5 लाख, पेनल्टी ऑफ ₹5 लाख। अगर बंदे ने ये वाला क्राइम करा तो उसको 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। अब यहां पे वर्ड लिखा है ही,
तो कुछ लोग ना इसकी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं ही का मतलब तो आदमी होता है, ही का मतलब तो क्या होता है आदमी, तो इसका मतलब अगर वो औरत क्राइम करेगी तो उसको पेनल्टी नहीं लगेगी। जी ऐसा नहीं है। हमारे ना इंडिया में एक एक्ट है जनरल क्लॉजेज एक्ट। वो एक्ट ये बोलता है कि ही इंक्लूड्स शी, ही इंक्लूड्स शी, ही में शी भी कवर होती है। एक्चुअल में ही क्यों आया, क्योंकि हमारा इंडिया शुरू से मेल डोमिनेटिंग कंट्री रहा है, तो इसलिए जगह जगह लॉ मेकर ने ही लिख दिया। लेकिन ये नहीं कि अगर वहां पे वुमेन क्राइम करेगी उसको सजा नहीं मिलेगी। एज पर जनरल क्लॉज एक्ट ही में शी भी कवर होता है। तो ये चीजें ना तुम्हें कोई सिखाता नहीं है, ये किसी लॉ में नहीं लिखी है। ये जैसे ये तो एक्ट में लिखी हुई है चीज, चलो ही इंक्लूड शी, लेकिन जो पीछे मैंने तुम्हें बताया कि मे को शैल ये वगैरह वगैरह, इनके कोई सेक्शंस नहीं है। ये ना चीजें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज तजुर्बे से आती हैं, बार बार पढ़ोगे तो आती हैं। तो इन चीजों को सीखने के लिए आप लोगों को तीन चीजें बड़ा फोकस करो। एक तो अपने पास एक लीगल डिक्शनरी लो, लीगल डिक्शनरी लो। सेकंड थिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज की बुक मंगवाओ। तीसरी, जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ो। चौथा, अपने इंटर जो भी लॉ पढ़ते हो उस पर हर एक वर्ड पे फोकस करो, ईच एंड एवरी वर्ड लॉ मेकर ने वर्ड क्यों यूज करा है। पांचवा, अपने लॉजिक्स लगाना शुरू करो, खाली बुकें पढ़ के कुछ नहीं होता, उसको अप्लाई करना शुरू करो। छठा जो है क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट समझो कि वो वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। अगर आप ये कर लोगे ना, कोई ताकत आपके इंटरप्रिटेशन स्किल्स इंप्रूव होने से नहीं रोक सकती। आपकी इंटरप्रिटेशन फाइन होती चली जाएगी। हमारी एकदम से फाइन नहीं हुई। बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, सर ऐसे कैसे पढ़ा, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। हमने भी नहीं सोचा था, तुमने क्या नहीं सोचा, हमने भी ऐसा नहीं सोचा था हम ऐसा पढ़ाएंगे। वो चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई। जब हम बने थे और जब हम आज पढ़ा रहे हैं तो वो चीजें पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत सारी डेवलप हुई। कुछ चीजें इंडस्ट्री में काम करके डेवलप हुई, तो वो चीजें एकदम से नहीं आई थी। बच्चा बेचारा डिमोटिवेट हो जाता है, टाइम लेती हैं, लेकिन चीजें डेवलप होती हैं। लेकिन अगर तुमने ठान लिया है ना कि तुम्हारी इंटरप्रिटेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है तो होंगी। और कुछ लोग गधों की तरह बस पढ़ रहे हैं, जो हो रहा है चल रहा है, फिर तो बेटा चल ही रहा है, जिंदगी में भी फिर काम चलेगा। मीडियोकर लाइफ जिंदगी जीनी है। देखो लॉयर हर तरीके का होता है, डिग्री सबके पास लॉ की होती है, बार काउंसिल की ऑफ इंडिया की सबकी मेंबरशिप होती है, लेकिन सबकी सैलरी सेम होती है नहीं। सबकी नॉलेज इंटरप्रिटेशन स्किल्स डिफरेंट है, हर किसी का पढ़ने का नजरिया डिफरेंट है। जब एक सेक्शन को लेकर मर्डर का केस चल रहा है, सेम सेक्शन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, दोनों वकील प्रूव कर रहे हैं, उसी सेक्शन में से वो बंदा निकाल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसी सेक्शन में दूसरा बंदा निकाल रहा है नहीं ये गुनहगार है। हर किसी का सेक्शन पढ़ने का, सेम सेक्शन को अलग अलग पढ़ने का नजरिया अलग अलग है। तो वही आपको डेवलप करना है और आपको उसकी रीजनेबिलिटी पता होनी चाहिए कि अगर मैंने ये चीज इंटरप्रेट करी है तो इसका रीजन है क्यों करी है। धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्चुअल में चीजें ना इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं एकदम से इतनी बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी लाइन बाय लाइन, लेकिन स्टिल आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि हाँ कैसे डेवलप हो सकती है, एक वे मिला होगा। बाकी इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।